नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आवासीय मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जब भी कक्षा में कविता पढ़ाई जाती है तो उसके शिल्प सौंदर्य के बारे में आपको बताया जाता है। शिल्प सौंदर्य यानी कि उसमें किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन सी रीति अपनाई गई है, कौन सी शैली है या काव्य गुण कौन सा है, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। आज हम बातचीत करेंगे काव्य गुण किसे कहा जाता है, अर्थात कौन सी कविता में कौन सा गुण है, उसके बारे में बातचीत अब हम करेंगे। काव्य गुण, काव्य गुण यानी कि शोभा के उत्पादक धर्म, शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म, काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, तत्व होते हैं, उनको काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रस के उत्कर्ष में, उत्कर्ष यानी कि रस के आनंद को बढ़ाने में जो सहायता देते हैं, उन तत्वों को, उन स्थायी धर्म को हम काव्य गुण कहते हैं। अब हम तय करेंगे कि कौन से ऐसे 3 आधार हैं जिस पर हम ये तय करते हैं कि कौन सा गुण यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये 3 आधार हैं कि उस कविता में किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया गया है, समास की स्थिति क्या है और ये किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर 3 आधार दिए गए हैं जिन पर हम तय करते हैं कि इसमें कौन से काव्य गुणों का प्रयोग किया गया है। काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है: प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। प्रसाद गुण, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता, अर्थात इसको हम एक सहज ग्राह्य काव्य भी कहते हैं। काव्य को सुनते ही तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। अर्थात जिसे पढ़कर मन खुशी से झूम उठे, हास्य रस की उत्पत्ति हो, उससे प्रसाद गुण कहते हैं। जिसको हमें समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, सरल सहज और जो सुबोध रचनाएं होती हैं, उनमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा क्या लाई, बोल उठी माँ का ओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम्हें खाओ। ये सहज ग्राह्य है, सुबोध है, इसको तुरंत समझ में लाया जा सकता है। इसी तरह से भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, आज पानी गिर रहा है, खूब पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये सहज और सुबोध है, जिसको हम सहज ग्राह्य कह सकते हैं। इसके बाद ओज गुण है। ओज गुण का शाब्दिक अर्थ तेज, प्रकाश, दीप्ति। जो गुण काव्य में जोश, ओज उत्पन्न करता है, वह ओज गुण कहलाता है। जिस गुण के कारण श्रोता के मन में, उसके समस्त अस्तित्व में नवीन स्फूर्ति पैदा होती है, साहस पैदा होता है, शौर्य, पराक्रम, उत्साह और बलिदान की भावना प्रकट होती है, तय होती है, वहाँ ओज गुण हम कह सकते हैं। और ये ओज गुण हमेशा आप देखेंगे कि वीर रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है और भयानक रस है। ये 4 रस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसकी पहचान हम वर्णों के आधार पर भी कर सकते हैं। इसमें एक तो आप देखेंगे लंबे सामासिक शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है इसमें ज़्यादातर, और संयुक्त वर्ण जो होते हैं क्षय त्रय ज्ञ, यानी कि इनका प्रयोग भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा एक और इसकी संरचना में आप देख सकते हैं कि जो ये प्रत्येक जो वर्णमाला में खंड होता है, उसका पहला जो अक्षर है, पहला जो वर्ण है, उसके उसके तुरंत आगे आने वाले वर्ण के साथ संयोग, और जो तीसरा वर्ण है उसके उसके तुरंत बाद आने वाले वर्ण के साथ संयोग होता है। इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम ओज गुण समझ सकते हैं। इसके अलावा द्रय, त्रय, प्रय, प्रो, ज्यों इत्यादि विसर्ग है, उन सब का प्रयोग भी हम ओज गुण के अंतर्गत ही मानकर चलते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ण हैं जिनका प्रयोग इस संरचना के आधार पर किया जाता है, वहाँ पर ओज गुण का प्रयोग मिलता है।
इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक तरह से जो रस है वो वीर रस यहाँ पर है। एक आप कक्षा 10 में जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसमें पूरी ही कविता में आप देखेंगे कि वहाँ पर ओज गुण का प्रयोग किया गया है। कौशिक सुनहो मंद येहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकसु अबुधु असंको। यहाँ पर ओज गुण का प्रयोग किया गया है पूरी कविता में। तीसरा गुण है माधुर्य गुण। माधुर्य यानी कि जिस गुण के सुनने के तुरंत बाद आपके मन में मधुरता का भाव आ जाए, मिठास आ जाए, यानी कि शहद जैसा मीठा, जिसका शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं, वहाँ पर माधुर्य गुण हम समझ लेते हैं। तो जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में करुणा भाव पैदा होता है, मधुरता का भाव पैदा होता है, या श्रृंगार रस जागता है, शांत रस जागता है, या करुण रस जागता है, तो वहाँ पर हम माधुर्य गुण की उत्पत्ति मानते हैं। शांत रस में माधुर्य गुण पराकाष्ठा मानी गई है, यानी शांत रस में माधुर्य गुण की चरम अवस्था मानी जाती है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें जो टे वर्ग है, टे वर्ग, इस यानी टे ठे डे ढे, इनका प्रयोग इसमें माधुर्य में वर्जित होता है। लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो कठोर वर्ण होते हैं उनका प्रयोग भी निषेध होता है। संयुक्त वर्ण भी इसमें नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो माधुर्य गुण है, इसमें ओज गुण में जिन शब्दों का, जिन अक्षरों का, जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ण है उनके प्रयोग में उनको लाया जाता है। जैसे आप जो सवैये हैं रसखान के, वहाँ पर पूरा ही माधुर्य गुण है। रसखान के सवैये जो कक्षा 9वीं में हैं, उनका प्रयोग हम देखते हैं। और कक्षा 10वीं में जो रसखान के सवैये हैं, वहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया, क्योंकि वहाँ श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस जहाँ पर भी होता है वह माधुर्य गुण होता है। जैसे कि मीरा के 2 पद हैं कक्षा 11वीं में, वहाँ पर शांत रस और श्रृंगार रस दोनों हैं, तो वहाँ पर भी आप माधुर्य गुण का प्रयोग देख सकते हैं। जैसे कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आधार यहाँ पर तय किए गए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग होगा, कहाँ पर ओज गुण का प्रयोग होगा, और कहाँ पर प्रसाद गुण का प्रयोग होगा। एक संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद गुण अर्थात जहाँ पर जो कविता दी गई है वह आपको तुरंत ही ग्राह्य हो जाती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। ओज गुण यहाँ यानी कि जहाँ पर वीर रस का प्रयोग होता है, जो आपका भयानक रस है, रौद्र रस है, यहाँ पर विभत्स रस है, यहाँ पर आप ओज गुण की प्रधानता देख लेते हैं। और इसके बाद जो माधुर्य गुण है, वहाँ पर आपको मिठास का अनुभव होता है। जो संरचना ओज गुण में होती है उसका पूरी तरह निषेध कर दिया जाता है। माधुर्य गुण आपको श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में मिलता है।